Welcome back. Let's start with this new chapter which is memory. मेमोरी एक फंडामेंटल कॉग्निटिव प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन को एनकोड करती है, स्टोर करती है और रिट्रीव करती है। मेमोरी के बिना हम नॉलेज नहीं रिटेन कर पाएंगे, ना ही हम अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिकॉल कर पाएंगे और ना ही कोई एक नई स्किल को लर्न कर पाएंगे। मेमोरी जो है वो एक कोई सिंगुलर प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक कॉम्बिनेशन है सेवरल इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स का जो कि साथ में काम करते हैं। ये काफ़ी क्रूशियल है हमारे लाइफ में, क्योंकि इससे हम लर्न कर पा रहे हैं। हमें अगर कोई भी नॉलेज एक्वायर करनी है, कोई नई स्किल एक्वायर करनी है जो हम लेटर अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास्ट के एक्सपीरियंसेस जो भी हमारे मेमोरी में स्टोर होते हैं वो हमें हेल्प करते हैं हमारे नए डिसीजंस, नए लाइफ चॉइसेस बनाने के लिए। यह हमारी डेली फंक्शनिंग में हेल्प करता है। यह हमें अलाउ करता है कि हम अपने रूटीन टास्क को परफॉर्म कर सकें, लोगों को रिकॉग्नाइज कर पाएँ, खुद को नेविगेट कर पाएँ एनवायरनमेंट में। इसी वजह से मेमोरी को अंडरस्टैंड करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम इम्प्रूव कर सकें अपने नए सिचुएशंस को, कैसे हम लर्न कर पा रहे हैं, कैसे हम उनको अडेप्ट कर पा रहे हैं। मेमोरी को क्लासिफाई कर सकते हैं तीन टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ द ड्यूरेशन, कि वो इन्फॉर्मेशन कितने ड्यूरेशन तक रिटेन रह रही है। इसमें सबसे पहले आता है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी जो है वो सबसे ब्रीफेस्ट फॉर्म है मेमोरी का, जो कि लास्ट करता है सिर्फ कुछ सेकेंड्स के लिए, जो कि एक्ट करता है एज अ बफर फॉर स्टिमुलाई जो भी रिसीव होती हैं थ्रू आर सेंसेस, जैसे कि साइट, साउंड या टच। इसमें दो टाइप्स आते हैं, आइकॉनिक और इकोइक। आइकॉनिक मेमोरी बेसिकली वो मेमोरी है जो भी हमारे विजुअल इंफॉर्मेशन के थ्रू हमने स्टोर की है। ये 0.5 सेकेंड्स तक रिटेन रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक पिक्चर देखी और तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, ये इमेज परसिस्ट करेगी मोमेंटरली, विच इज़ फॉर 0.5 सेकेंड्स। नेक्स्ट आता है इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी स्टोर करती है जो भी हमने ऑडिटरी इंफॉर्मेशन स्टोर किया है उसके थ्रू, जो कि 2 से 4 सेकेंड्स के लिए रहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डोरबेल सुनी और फिर आवाज़ बंद हो गई, ये आप रिटेन कर पा रहे हो 2 से 4 सेकेंड्स के लिए अपनी मेमोरी में। सेंसरी मेमोरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है प्रोसेस करती है लार्ज अमाउंट ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन जो भी हम परसीव करते रहते हैं, और डिसाइड करती है कि क्या इम्पॉर्टेंट इनफ है ताकि हम उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी तक ट्रांसफ़र करें। शॉर्ट टर्म मेमोरी दूसरी टाइप है, जो बेसिकली ये है कि कौन सी इंफॉर्मेशन एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए होल्ड रह पाती है, दैट इज़ फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। और एक उसकी कैपेसिटी जो है वो थोड़ी लिमिटेड होती है शॉर्ट टर्म की। और मिलर ने बेसिकली, जो मिलर का लॉ है, द मैजिकल नंबर ऑफ 7, विच इज़ द नंबर इज़ बेसिकली 7 ± 2 आइटम्स। ये बेसिकली मिलर ने ही चंकिंग और इसके बारे में बात की थी, जो मैं अभी आगे डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट जो बात आती है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी के जो इन्फॉर्मेशन है वो ससेप्टेबल है टू लूज अगर हम उसको एक्टिवली रिहर्स नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें फ़ोन नंबर रिमेंबर करना है तो हमें उसे सेवरल टाइम्स रिपीट करना पड़ेगा ताकि वो हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह जाए। इसका रोल क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा वर्क स्पेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर हम सारे इन्फॉर्मेशन को टेम्परली होल्ड कर सकें और उसको मैनिपुलेट कर सकें। ये एसेंशियल है कुछ टास्क जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की। लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी ऑलमोस्ट अनलिमिटेड होती है और ये कई सारे इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकती है फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, रेंजिंग फ्रॉम अ मिनट टू अ लाइफ टाइम। इसके जो टाइप्स हैं वो बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मेमोरी में बेसिकली वो कॉन्शियस रिकॉल्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के, जैसे कि अगर हम कोई फैक्ट की बात करें वो आता है हमारे सिमेंटिक मेमोरी में, और अगर हम किसी इवेंट की बात करें तो वो आता है एपिसोडिक मेमोरी में। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपना फर्स्ट बर्थडे या सेकेंड बर्थडे याद है, या आपको एक इवेंट याद है, या आपकी एक एपिसोडिक मेमोरी है, और आपको फ्रांस का कैपिटल, इंडिया का कैपिटल याद है, तो ये आपकी सिमेंटिक मेमोरी है जो कि एक फैक्ट है। नेक्स्ट आता है इम्प्लिसिट यानी कि नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। ये इन्वॉल्व करती है वो सारे अनकॉन्शियस रिकॉल्स, जैसे कि जो हमें लाइक मान लो एग्जांपल प्रोसीजरल मेमोरी के थ्रू याद हुए हैं, जैसे कि बाइक चलाना, स्विमिंग करना। ये सारे जो रिकॉल्स हम कर रहे हैं, ये जो हमारे मेमोरी में है, ये सारे नॉन डिक्लेरेटिव के पार्ट है, प्रोसीजरल मेमोरी के पार्ट है। या फिर वो कंडीशन रिस्पॉन्स भी हो सकते हैं, जैसे कि खाने को देख करके मुंह में पानी आना। नेक्स्ट
लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है वो काफ़ी क्रूशियल है हमारे इस एबिलिटी के लिए, ताकि हम इस स्किल्स को लर्न कर सकें, रिटेन कर सकें और एक आइडेंटिटी फॉर्म कर सकें। शॉर्ट टर्म मेमोरी की तरह लॉन्ग टर्म मेमोरी में ईजिली फॉरगेटिंग जैसी चीज़ें नहीं होती हैं और एक लंबे पीरियड तक हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर पाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं पूरे प्रोसेस की, तो हमने 3 वर्ड्स अभी तक सुने हैं, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल। यही 3 फंडामेंटल प्रोसेसेस होते हैं मेमोरी के। अगर हम एनकोडिंग की बात करते हैं तो एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर जो भी हमें सेंसरी इनपुट आ रहा है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म में और उसको स्टोर करते हैं अपने मेमोरी में। इसके टाइप्स हो सकते हैं, क्योंकि हम सेंसरी इनपुट ले रहे हैं तो विजुअल एनकोडिंग आएगा, जिसमें इन्वॉल्व होता है कि हम इमेजेस को कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं अपने मेमोरी में, जैसे कि अपने फ्रेंड का फेस याद रखना। अकूस्टिक एनकोडिंग, यानी कि जो भी एनकोडिंग हमें साउंड्स के थ्रू हो रही है, यानी कि किसी की आवाज़ याद रखना या कोई गाने की ट्यून याद रखना। नेक्स्ट होता है सिमेंटिक एनकोडिंग, जो कि इन्वॉल्व करता है कि कैसे हम मीनिंग, इंफॉर्मेशन की मीनिंग निकाल पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं, एक वर्ड को समझ पा रहे हैं। जैसे अभी हमने मेमोरी को समझा, ये कॉन्सेप्ट है, हम इसको समझ रहे हैं, ये हमारे सिमेंटिक एनकोडिंग कहलाएगी। एनकोडिंग जो होती है ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप होती है मेमोरी क्रिएशन की, और इससे जो क्वालिटी है एनकोडिंग की, यही डिटरमाइन करती है कि वो इन्फॉर्मेशन कितने टाइम तक रहेगी। अगर प्रेजेंट टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, और अगर आप इसकी एनकोडिंग यानी कि सिमेंटिक एनकोडिंग ही प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, प्रॉपरली कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ये आगे भी रिट्रीव कर ही पाओगे। तो ये मेमोरी क्रिएशन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि कैसे आपने एनकोड किया है। अब अभी जब मैं इम्प्रूवमेंट्स की बात करूँगी तो मैं वापस इस चीज़ पे आऊँगी कि कैसे हम अपनी एनकोडिंग अच्छी रखें ताकि हम मेमोरी अच्छी रख सकें अपनी, कैसे अपनी मेमोरी इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट स्टेप की हम बात करते हैं जो कि है स्टोरेज का, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम सारे एनकोडेड इन्फॉर्मेशन को ओवर टाइम रिटेन कर रहे हैं, यानी कि हम इंफॉर्मेशन का मेंटेनेंस कर रहे हैं ताकि वो हमारे मेमोरी सिस्टम में मेंटेन रहे हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए। इसके 2 टाइप्स हैं जो हमने अभी पढ़े हुए थे, शॉर्ट टर्म स्टोरेज और लॉन्ग टर्म स्टोरेज। शॉर्ट टर्म में टेम्परेली स्टोर्ड रहेगा, और अगर हम रिहर्सल्स नहीं करते रहेंगे तो वो बहुत ही जल्दी डिके हो जाएगा, बहुत ही जल्दी गायब हो जाएगा। लॉन्ग टर्म स्टोरेज में इंफॉर्मेशन लंबे टाइम तक रहती है और इनडेफिनिट पीरियड तक रिमेन करती है। अगर हम उसमें कंसोलिडेशन रखते हैं, मेमोरी का वहाँ पे कंसोलिडेशन इन्वॉल्व होता है, यानी कि ओवर टाइम हम उसको और स्ट्रेंथन करते जाते हैं। इफेक्टिव स्टोरेज जो है वो काफ़ी एसेंशियल है इंफॉर्मेशन को रिस्टोर करने के लिए। अगर उसमें कोई डिस्ट्रप्शन आता है तो उससे आगे चल करके भूलने की दिक्कत हो सकती है। अब हम आते हैं रिट्रीवल पे। रिट्रीवल बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमें हेल्प करता है कि हमने जो इन्फॉर्मेशन अभी स्टोर किया, हम उसको एक्सेस कर सकें और वापस अपने कॉन्शियस अवेयरनेस में ला सकें जब भी उसकी ज़रूरत पड़े। जैसे कि रिकॉल, यानी कि हम इन्वॉल्व, ये बेसिकली ये प्रोसेस इन्वॉल्व करता है कि हमने कैसे रिट्रीव किया अपने इन्फॉर्मेशन को विदाउट एनी क्यूज, सच एज राइटिंग एन एसे फॉर मेमोरी, फ्रॉम मेमोरी। इसका मतलब काफ़ी ईजी आप एक तरीके से समझो कि कैसे आपने ये कॉन्सेप्ट याद किया है और अब अपने आप एग्ज़ाम टाइम में कैसे इसको याद करके रिट्रीव कर रहे हो इन्फॉर्मेशन, और फिर इसको कैसे एग्ज़ाम में लिख रहे हो। ठीक है, रिकॉग्निशन क्या होता है, अगर आपको क्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी तो आप ऐसे ही लिख लिए। जैसे मान लो आपको ऐसे लिखना था, उसमें आपको क्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्यूज़ क्या होते हैं वो भी मैं आगे आपको समझाऊंगी, लेकिन क्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी यानी कि आपको कुछ कुछ जैसे क्या कहते हैं ट्रिगर्स की, या बेसिकली कुछ एक हिंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो आप इजीली उसको रिट्रीव करके लिख ले गए। रिकॉग्निशन क्या होता है, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन पहले लर्न हुई थी क्यूज़ के थ्रू, यानी कि हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ पर हमको हिंट मिल रहा है, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो हमें याद आ रहा है कि अच्छा हाँ इससे रिलेटेड ये था तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला रिट्रीवल। तो रिट्रीवल जो है बेसिकली मेमोरी प्रोसेस का फाइनल स्टेप है। सक्सेसफुल रिट्रीवल जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितने अच्छे से हमने इन्फॉर्मेशन को एनकोड किया था और स्टोर किया था। रिट्रीवल के लिए क्यू यानी कि हिंट का यूज़ होता है, जिससे हम इन्फॉर्मेशन को और अच्छे से एक्सेस कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट मॉडल्स की। कुछ इम्पॉर्टेंट मॉडल्स प्रपोज किए गए थे जिससे हम समझ सकते हैं कि मेमोरी काम कैसे करती है। तो इसके लिए 2 इन्फ्लुएंशियल मॉडल्स हैं, एटकिंसन और शिफ्रिन मॉडल, यानी कि मल्टी स्टोर मॉडल। ये बेसिकली प्रपोज किया था रिचर्ड एटकिंसन ने,
और शिफ्रिन ने 1968 में ये मॉडल बेसिकली डिस्क्राइब करता है कि मेमोरी कैसे कंसिस्ट करती है 3 सेपरेट स्टोर्स, यानी कि सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन का फ्लो है वो एक सीक्वेंस में होता है तीनों स्टोर्स के थ्रू। और इन्होंने यहाँ पे बात की थी रोल ऑफ अटेंशन की और रिहर्सल की। इसका मतलब अटेंशन रिक्वायर होती है अगर हमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है सेंसरी से शॉर्ट टर्म में, और रिहर्सल की ज़रूरत होती है अगर हमें उसी चीज़ को, उसी इंफॉर्मेशन को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म तक ले जाना है। यानी कि आपने कोई चीज़ सेंस की, अब आपको वहाँ पे अटेंशन देना पड़ेगा ताकि वो थोड़े लंबे टाइम तक होल्ड हो, तभी वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी तक ट्रांसफ़र होगा। फिर जब आप रिपीटिव रिहर्सल्स करोगे, उसको कई बार प्रैक्टिस करोगे, तो वो आकर के आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा। इस मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या था? ये बेसिकली हाईलाइट करता है कि कैसे डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू इंफॉर्मेशन पास होती है और फिर हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। यहाँ पर हमने रिहर्सल्स की बात की कि रिहर्सल्स कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं मेमोरी को रिटेन करने के लिए। नेक्स्ट मॉडल जो है वो है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग का। क्रैक और रॉबर्ट लॉकहार्ट ने 1972 में सजेस्ट किया था इस मॉडल को, जो कि कहता है कि मेमोरी रिटेंशन जो है वो डिपेंड करता है कि इंफॉर्मेशन की डेप्थ क्या है, किस डेप्थ तक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया गया है। तो इसके दो की फीचर्स थे, शैलो प्रोसेसिंग और डीप प्रोसेसिंग। शैलो प्रोसेसिंग बेसिकली इन्वॉल्व करता है सरफेस लेवल प्रोसेसिंग, यानी कि सिर्फ फिजिकल और सेंसरी फीचर्स पे फोकस करना। जैसे कि कोई एक वर्ड लिखा है तो उसके फॉन्ट और उसके साउंड को देखना, बेसिकली उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से प्रोसेस करना। अगर हम, आप खुद समझो इस चीज़ को, अगर हम किसी चीज़ को ऊपर ऊपर रफली वे में प्रोसेस कर रहे हैं तो वो हमारे वीकर मेमोरी में जाएगा, यानी कि वो मेमोरी जो हमें रिटेन हो रही है वो काफ़ी वीक रहेगी। अगर हम यहीं डीप प्रोसेसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर हम एक मीनिंगफुल एनालिसिस करते हैं, यानी कि हम उस इंफॉर्मेशन के सिग्निफिकेंस को समझेंगे, उसको रिलेट करेंगे हमारी प्रायर नॉलेज के साथ, ताकि वो मेमोरी रिटेंशन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। ये मॉडल बेसिकली मेमोरी के स्ट्रक्चर पे शिफ्ट होता है कि कैसे डेप्थ ज़रूरी है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का पार्ट है, और ये भी सजेस्ट करता है कि हम कितना डीपली इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करें ताकि वो और अच्छे से हमें याद रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉरगेटिंग की। फॉरगेटिंग बेसिकली एक नेचुरल फिनोमेना है, हम सब भूल जाते हैं। ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो हमको वो इन्फॉर्मेशन इनएक्सेसिबल हो जाती है। एग्ज़ाम टाइम में कई बार होता है, बहुत पढ़ा हुआ था बट फिर भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वो बेसिकली फॉरगेटिंग है। फॉरगेटिंग का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि एक नेचुरल फिनोमेना है जिसकी वजह से कुछ एक इन्फॉर्मेशन इनएक्सेसिबल रह गई या ओवर टाइम गायब हो गई, लॉस्ट हो गई। अब फॉरगेटिंग के कॉजेज़ समझना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कॉजेज़ को समझेंगे तो उन्हीं को आगे हम स्ट्रैटेजीज़ में यूज़ कर पाएंगे अपनी मेमोरी रिटेंशन को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। अब इसमें सबसे पहले आता है कॉजेज़ ऑफ फॉरगेटिंग, यानी कि डीके हो जाना। ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि मेमोरी के जो ट्रेसेस हैं वो ग्रेजुअली फेड हो जाते हैं ओवर टाइम, स्पेशली अगर उसको यूज़ ना किया जाए या उसको रिहर्स ना किया जाए। फॉर एग्जांपल, आप एक इंसान का नाम भूल सकते हो अगर आप उनसे बार बार नहीं मिल रहे हो या एक लंबे टाइम पीरियड तक आपने उनका नाम कहीं पे यूज़ नहीं किया है तो। नेक्स्ट आता है इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये है बेसिकली कि इंटरफेरेंस अकर हो सकती है इंफॉर्मेशन के बीच में, तो जो हमारा रिट्रीवल है डिजायर्ड मेमोरी का वो नहीं हो पाएगा, जैसे कि प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस। ये एक पहला टाइप है जो कि ये कहता है कि जब हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन हिंडर करती है हमारे नए रिकॉल को, यानी कि हमें, मान लो किसी का, आपके फ्रेंड का फ़ोन नंबर चेंज हुआ और आपको नया वाला फ़ोन नंबर याद ही नहीं हो रहा है, क्योंकि वो पुराना वाला नंबर जो था वो अब इंटरफेयर कर रहा है इस नए वाले नंबर के रिकॉल में। समझ में आया? ऐसे ही होता है सेकंड टाइप, रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस का, यानी कि जब नई इन्फॉर्मेशन डिस्टर्ब करती है हमारे पुराने इन्फॉर्मेशन को, यानी कि आपने नया पासवर्ड याद किया था लेकिन अब आपको पुराना पासवर्ड भूल गया। ठीक है, अब इसमें बात आती है रिट्रीवल फेलियर की। कभी कभी ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन हमारे मेमोरी में स्टोर होती है बट हम उसको रिट्रीव नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास एप्रोप्रिएट क्यूज़ नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एग्ज़ाम में आंसर लिख रहे हो और आप नहीं रिकॉल कर पा रहे हो क्योंकि आपको प्रॉपर क्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, प्रॉपर आपको वो हिंट नहीं मिल रहे हैं। होता है ना एग्ज़ाम में चीटिंग करने के टाइम क्या दिमाग में आता है, भाई बस हेडिंग बता दो, बस थोड़ा सा हिंट दे दो, बाकी का आंसर मैं लिख लूँगा।
उसका कहने का मतलब क्या है कि हाँ, कुछ लोग होते हैं जो आंसर बना करके लिख देते हैं ऑफ कोर्स, बट ये जो चीज़ होती है कि हाँ बस हेडिंग बता दो, इसका मतलब ये है कि हाँ मुझे वो एक क्यू दे दो, वो एक हिंट दे दो, फिर मुझे वो आप बाकी का मेमोरी जो है वो वापस याद आ जाएगा, वो चीज़ें वो कॉन्सेप्ट्स याद आ जाएंगे। ठीक है। अब फॉरगेटिंग का इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? फॉरगेटिंग जो है वो नेसेसरली नेगेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि ये अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन को क्लियर आउट करने में हेल्प करती है ताकि रेलेवेंट चीज़ें आ पाए। ऑब्वियस सी चीज़ है, हम जो खराब फालतू की चीज़ें दिमाग में भरी पड़ी हैं उन्हें हम भूल पाएंगे, तभी तो हम रेलेवेंट नॉलेज को रख पाएंगे। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि फॉरगेटिंग एक अच्छा प्रोसेस है, पूरा नेगेटिव तो नहीं हो सकता। सेकेंडली, अगर हम फॉरगेटिंग के कॉजेज़ को अच्छे से समझते हैं तो ही हम उनके टेक्निक्स को इस्तेमाल कर पाएंगे कि कैसे हमें रेगुलर प्रैक्टिस के थ्रू और इंटरफेरेंस को कम कर करके अपनी मेमोरी को अच्छे से रिटेन करना है। तो इसी के साथ अब आते हैं निमोनिक्स पे। निमोनिक्स क्या है? निमोनिक्स बेसिकली वो मेमोरी एड्स हैं, वो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हमारी कोडिंग, स्टोरेज और रिट्रीवल में हेल्प करती हैं। निमोनिक्स बेसिकली एक ऐसे मेमोरी एड्स होते हैं जैसे कि पैटर्न्स, एसोसिएशन या फिर एक्रोनिम्स, जो कि हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को और इजी बनाने के लिए ताकि हम उसको इजीली याद कर सकें। जैसे कि हम एक्रोनिम बनाते हैं मैथ्स वगैरह में, जैसे बॉड मास है, तो मतलब हमने बेसिकली याद कर लिया कि कौन कौन से मेंटल ऑपरेशंस होते, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, तो हमने उसका एक शॉर्ट फॉर्म रख लिया। शॉर्ट फॉर्म क्यों रखा? ताकि हमें पता चल गया अच्छा इस सीक्वेंस में सारे स्टेप करने हैं। ठीक है, बॉड मास का। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं ताकि हम उस एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद कर पाएँ। अगर आपने लर्निंग चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ पर हम कई सारे ऐसे एक्रोनिम्स जैसे कि UCS यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस, UCR यानी कि अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे थे। नेक्स्ट होता है चंकिंग। चंकिंग ये वो मिलर का कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रही थी। चंकिंग के बारे में मिलर ने भी बात की थी। बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि जब हम किसी एक इन्फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर लेते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, मैनेजेबल यूनिट्स में यानी कि चंक में, तो वो रिमेंबर करना काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, वो पूरा आपको नहीं याद हो रहा है, बट अगर आप उसको 3:3:4 के रेशियो में याद करते हो तो वो आपको बहुत ईजिली याद हो जाता है। ठीक है। फिर आता है इलेबरेटिव रिहर्सल। इलेबरेटिव रिहर्सल एक ऐसी टेक्निक है जो कि प्रोसेस करती है इन्फॉर्मेशन को डीपली, जहाँ पर हम एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ चीज़ों को रिलेट करते चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक नए कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए जो हमने पुराना कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, हम उसके साथ रिलेट कर करके चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं ताकि वो हमारे इन्फॉर्मेशन में वो अंडरस्टैंडिंग के साथ आता जाए। कैसे है? देखिए, अभी हम क्लास 11th में ऐसे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जो कि हमारा बेस अच्छे से तैयार कर रहे हैं। फिर आगे चल करके जब हम एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे तो हम इन्हीं थ्योरीज़ का, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का अगर हम अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो हम एक अच्छा एसोसिएशन, एक रिलेशन बना पाएंगे नई मेमोरी में, तो हम वो नई मेमोरी अच्छे से रिटेन कर पाएंगे। तो बेसिकली एक एलैबोरेशन में रिहर्सल्स करते रहते हैं हम उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का। फिर आता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बेसिकली ये होता है कि जब हम किसी भी चीज़ का रिपीटेशन कर रहे हैं अपनी मेमोरी को स्ट्रेंथन करने के लिए, जितना फ्रीक्वेंटली आप चीज़ों को रिव्यू करते जाओगे उतना ज़्यादा आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करोगे और वो उतने अच्छे से आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में एनकोड होती जाएगी। अगर आप अपने रिपीटेशंस में स्पेस लेकर के आते हो या इंटरवल्स को इंक्रीज करते जाते हो तो वो धीरे धीरे डीके भी हो सकती है। तो बेसिकली ये जो रेपिटेशंस हैं वो आपको अच्छे से यूज़ करने होंगे। तो ये टेक्निक्स बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या आप अपने एकेडमिक पर्पज़ में, पर्सनल पर्पज़ में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपकी मेमोरी बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, स्ट्रेंथन हो जाएगी। इसी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इन स्ट्रैटेजीज़ को आप अच्छे से समझो ताकि आप खुद भी इनका यूज़ कर पाओ। नेक्स्ट आता है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन में बेसिकली हमने ये देखा कि मेमोरी एक कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव फंक्शन है जो कि हमारे एवरीडे लाइफ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इसे सीखेंगे तो ही हम बेसिकली समझ पाएंगे कि मेमोरी का प्रोसेस क्या था, फैक्टर्स क्या थे, कैसे हम मेमोरी अच्छे से रिटेन कर सकते हैं, कैसे हम कोई भी चीज़ लर्न करके याद रख सकते हैं, और कौन सी ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हम एक इफेक्टिव लर्निंग और रिकॉल कर पाएँ। कॉम्प्रिहेंसिवली हमने आज ये देखा। ठीक है, तो आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन समझ में भी आ गया होगा कि प्रैक्टिकली आप इसको कहाँ यूज़ करो। बाकी
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको माइंड मैप मिल जाएगा, इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे और आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी माइंड मैप्स मैं इस वजह से प्रोवाइड करती हूँ ताकि आपका एग्जाम ड्यूरेशन में एक क्विक रिविजन हो सके कि हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में पढ़े हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या हमें इम्पॉर्टेंट है। Baki, that's all for this video. If there is any doubt, you can write down in the comment section below. This was my side. Thank you so much.